अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द बॉडीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन जनरल एंड प्लांट्स इन पर्टिकुलर. First of all, as far as the importance of water is concerned, the water is termed as the matrix of life. Matrix of life. तो रीज़न के हम इसको मैट्रिक्स ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं कि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, ठीक है। और इसकी एसेंशियलिटी का इससे भी अंदाज़ा लगा सकता है कि जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिस तरह से मार्स है, ठीक है, वहाँ पर अगर हमने लाइफ की सर्च करनी है या लाइफ की पॉसिबिलिटी को देखना है तो वहाँ पे हम सबसे पहले सर्च कर रहे हैं वाटर के लिए, ठीक है। जिस तरह से एक रिसेंट मिशन मार्स पे पहुँचा है परसेवरेंस के नाम से 18 फरवरी 2021 को। वहाँ पे वो सिर्फ जो मार्शियन लैंड के सैंपल्स कलेक्ट करेगा और वहाँ पे वाटर को सर्च किया जाएगा, जिसको हम रिलेट कर सकेंगे विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। और अगर हम जनरल बात करें तो वाटर जो है वो मोस्ट एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है स्पेसिफिकली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। कि जो प्लांट है वो डिफरेंट फंक्शंस इसी की वजह से ही परफॉर्म कर रहा होता है। जो प्लांट अपराइट खड़ा होता है, जो हमारे पास हर्बेशियस प्लांट्स हैं, वो जो अपराइट खड़े होते हैं दे स्टैंड अपराइट बिकॉज ऑफ वाटर। उसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट्स के अंदर, absorption of different nutrients from the soil, वो भी इसी वाटर की वजह से होती है। उसके अलावा जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल जो फोटोसिंथेसिस है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसके अंदर वाटर जो है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो जो एक्चुअल वाटर कंटेंट है, अगर हम बाय वेट देखें तो वो डिफरेंट जो है वो सिनारियोज में वेरी करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेल और द टिश्यू, कि वो सेल या टिश्यू कौन सा है और उसके अंदर वो कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जो इमीडिएट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिनके अगेंस्ट वो प्लांट या सेल्स या टिश्यूज जो है एक्सपोज्ड हैं, तो उनकी बेस के ऊपर एक्चुअल वाटर कंटेंट वेरी करता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में बात करें तो जो आपके नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हर्ब्स होते हैं या जो नॉन वुडी प्लांट पार्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे स्टेम्स हैं या फिर लीव्स हैं, उनके अंदर समवट 70% वाटर जो है बाय वेट मौजूद होता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। और अगर हम एक अपर एक्सट्रीम की बात करें तो उसमें जो हमारे पास ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज आते हैं, जैसा से मेरिस्टेम्स होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो समवट 80 to 95% ऑफ मैस जो है वो कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। और अगर हम वेजिटेटिव टिश्यूज की बात करें, जैसे कैरेट्स हैं या लेटस है, उसके अंदर 85 to 95% वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव टिश्यूज की बात आ जाती है। फिर अगर हम एक लोअर एक्सट्रीम की बात करें, लोअर एक्सट्रीम की बात करें, तो उसमें आते हैं हमारे पास डेसिकेंट टॉलरेंट प्लांट्स, ठीक है। वो प्लांट जो कि लो अमाउंट ऑफ वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉलरेंट प्लांट्स, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर डेसिकेशन को टॉलरेट कर रहे होते हैं। जिस तरह से बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स जिनको आप कह सकते हो, फर्न्स हैं या ब्रायोफाइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेसिकेशन को टॉलरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर वाटर जो है वो तकरीबन 20% बाय वेट मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन इनको मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के लिए, क्योंकि जब टॉलरेट कर रहे हैं तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है, इस स्टेट में वो इनएक्टिव होंगे। उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको वाटर जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पे लेके जाना पड़ेगा, नॉर्मल लेवल्स पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एक ये लोअर एक्सट्रीम आती है। और इससे एक और भी लोअर एक्सट्रीम आती है आपके जो सीड्स हैं या ड्राई सीड्स हैं, जो कि ड्राइएस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज कंसिडर किए जाते हैं। उनके अंदर वाटर जो है वो 5% होता है। और इनको जर्मिनेशन के लिए जो है वो वाटर जो है वो नॉर्मल लेवल्स तक चाहिए होता है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की एक अपर एक्सट्रीम की, जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, फिर लोअर एक्सट्रीम की जो कि आपके पास डेसिकेंट टॉलरेंट प्लांट्स हैं, और उससे भी लोअर जो आपके पास ड्राई सीड्स हैं। लेकिन इन दोनों को
इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए जो वाटर है वो नॉर्मल लेवल्स तक चाहिए होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट्स जो वाटर कंटेंट है उसका वो कंटिन्यूस फ्लक्स के अंदर होता है, ये चेंज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट्स या एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिहाज से। और अगर हम बात करें व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय वाटर इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन जनरल, तो वाटर इज टर्म्ड एज द बेस्ट नोन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ग्रेटर किसी भी सोल्यूशन में इन ग्रेटर अमाउंट होते हैं और सल्यूट को डिजॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वाटर इज नोन एज द बेस्ट नोन सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो मीडियम ऑफ अपटेक है न्यूट्रिएंट्स के लिए। डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट ने नाइट्रोजन को या कैल्शियम को या फास्फोरस को पोटाशियम को किसी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है तो वो वाटर के अंदर समवट डिजॉल्व फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इज द मीडियम फॉर अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके अलावा वाटर इज द मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन एंड बिटवीन द सेल्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर मूवमेंट। यहाँ पे अगर मैं दो सेल्स बनाऊं, एक ए सेल एंड दिस वन इज द बी सेल, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो मूवमेंट है दिस इज टर्म्ड एज इंटरसेलुलर मूवमेंट, ठीक है। तो वाटर जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इंटरसेलुलर मूवमेंट के अंदर, यहाँ से सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव कराने के लिए। या फिर आप कह सकते हो कि अगर हम एक बड़ा सेल ले लें और इसके अंदर कोई भी एक ऑर्गेनेल यहाँ पे बना लूँ मैं, तो वाटर ही इन्वॉल्व होगा यहाँ से कंटेंट्स को इन एंड आउट मूव कराने के लिए, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर मूवमेंट। तो इन दोनों के अंदर वाटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके अलावा वाटर जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसैकेराइड्स और बहुत सारी जो आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। इसकी बात हम आगे करेंगे कि किस तरह से वाटर उनके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और साथ ही में वाटर जो है वो एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें एक जनरल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, तो वो एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन साइटोप्लाज्म के एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। और वाटर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो चीज़ों को जो आपके पास लाइसिस करते हो, जिस तरह से हाइड्रेशन होती है या फिर आप हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हो, ठीक है, जो कंडेंसेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर भी वाटर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन रिएक्शंस के अंदर। और एक और बात भी है कि वाटर अपनी थर्मल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिक्विड होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। और वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। कि वो वाला टेम्परेचर जहाँ पर वो जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वाटर फिर जो है वो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले कर रहा होता है फॉर द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ में वाटर न जल्दी हीट अप होता है न जल्दी कूल डाउन होता है, ठीक है। तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और साथ ही साथ में वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो पेनिट्रेट कर सकती है जो सेल का साइटोप्लाज्म का एक्वस मीडियम है और नीचे वाले जो लीव्स होते हैं वहां तक जा सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ में वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इज टर्म्ड एज ट्रांसपायरेशन। तो जो लीव्स हैं या फिर आपके जो क्यूटिकल है या फिर जो लेंटिसल्स हैं वहां से वाटर का लॉस हो रहा होता है, कंटिन्यूस इवेपो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। तो इट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंस फॉर द प्लांट्स कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। कि जब तक वाटर का लॉस नहीं होता तो वाटर जो है वो सॉइल से अपवर्ड मूव नहीं कर पाता, ठीक है। और तभी तो कहा जाता है कि ट्रांसपायरेशन इज टर्म्ड एज एन एसेंशियल ईविल, ठीक है। इसको हम एक एसेंशियल ईवल का नाम इसीलिए देते हैं कि वाटर जब तक मूव नहीं करेगा या ट्रांसपायर नहीं होगा तो वाटर की मूवमेंट नहीं होती फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट्स। और वहाँ पर अपर पार्ट्स में वाटर एक तो टर्जिडिटी में इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए ग्रोथ और सर्वाइवल में इसका रोल है। और साथ ही साथ में वाटर जो है वो टर्गर प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो इनलार्ज होते हैं उस प्रेशर की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से।
ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरल बात करें, जैसे हमने टाइटल में डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो वाटर जो है इट इज टर्म्ड, या इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, विच मीन्स दैट वी हैव वन ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज कोवलेंटली लिंक टू टू हाइड्रोजन एटम्स। ये टू हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन ने, ठीक है। और आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इनके पास आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी और इस हाइड्रोजन के पास भी, और ये डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाह रहा है कि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाह रही है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना चाह रहा है, ठीक है। लाइक नोबल गैसेस, ऑक्सीजन जो है वो नियॉन की तरह और हाइड्रोजन हीलियम की तरह अपने आप को लेके जाना चाह रहा है उस लेवल के ऊपर। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन इज समवट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद ये है कि ऑक्सीजन के पास ये टेंडेंसी है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो समवट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा होता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन की तरफ जब जो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और प्रोटॉन्स या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन के पास जो एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी इससे दूर चला गया है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है जी, ठीक है। तो इस एसिमेट्रिक जो चार्ज सेपरेशन है, दिस मेक्स वाटर अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर 2 पोल्स बन जाते हैं, एक पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव पोल एंड द अदर वन इज पॉजिटिव पोल, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो वाटर है वो इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रलिटी हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर टोटल जो है वो 10 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक दूसरे का इम्पैक्ट जो है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन एसिमेट्रिक चार्ज सेपरेशन की वजह से वाटर पोलैरिटी रखता है, पोल्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो पोल्स या पोलैरिटी है इसकी वजह से जो हमारे पास नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, और हमारे पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला, तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से कुछ यूं होगा कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। Electrostatic force of attraction is the force of attraction that is due to the opposite charges, ठीक है। उनकी attraction की वजह से जो electrostatic force of attraction develop होती है between different water molecules, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर से मुराद है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली बॉन्डेड है, ठीक है। और ये एक समवट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिनकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो 4 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी जो है वो 20 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस, बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज way much weaker than covalent और ionic bonds, ठीक है, जिनकी जो एनर्जी है वो 700 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी याद रखने वाली है कि जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उनका कम्युलेटिव इफेक्ट जो है वो उसके इन्फ्लुएंस ये होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक समवट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना देते हैं कम्युलेटिव इफेक्ट की वजह से। ऑल्दो वीक बॉन्ड है, लेकिन जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। और एक वाटर मॉलिक्यूल जो हम आगे भी कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल अपने
क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वहाँ पे भी ड्रा किया हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ लिंक है। तो ये दोनों लोन पेयर जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं 2 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी कि वाटर इज टर्म्ड एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, व्हाई इज इट सो। तो वाटर जो है उसको हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि वाटर जो है बहुत सारे वाइडर रेंज ऑफ सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर सकता है। जनरली जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिजॉल्व कर सकता है, लाइक डिजॉल्व लाइक वाले फार्मूले को फॉलो करते हुए, ठीक है। And what is the reason that what are the circumstances because of which water is termed as an excellent solvent? तो उसमें आती है polarity, polar nature, water का small size और water की ability to neutralize electrostatic forces of attraction between charged solute molecules, ठीक है, कि जो different charged solute molecules हैं उनके दरमियान electrostatic force of attraction या electrical जो attractions होते हैं उनको water neutralize कर सकता है अपने polar nature की वजह से, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के लिए ये है कि वाटर जो है वो हाइड्रेशन शेल्स बनाता है, ठीक है। वाटर क्या बनाता है? हाइड्रेशन शेल्स बनाता है डिफरेंट जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अराउंड, और उनके स्ट्रक्चर को फिर उसी तरह से डिवाइस कर रहा होता है, स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। यहाँ पर डायग्राम में गिवन है कि हमारे पास ये एक प्रोटीन है, एक ग्लोबुलर सा प्रोटीन है, और उसके अराउंड ये जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे हाइड्रेशन शेल्स हैं, ठीक है, या बाउंड वाटर का नाम हम इसको देते हैं। दूसरी डायग्राम में हमारे पास डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रक्चर है ये हेलिकल स्ट्रक्चर, और उसके अराउंड आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड किया हुआ है, हाइड्रेशन शेल बनाया हुआ है, ठीक है। एंड दिस हाइड्रेशन शेल इज आल्सो टर्म्ड एज बाउंड वाटर। अब बाउंड वाटर जो है वो एक टाइटली बाउंड वाटर की लेयर होती है जो डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के अराउंड होती है, और ये समवट जो हाइड्रेटेड प्रोटीन या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो बाय वेट 30% बाय वेट ये अकाउंट करती है, ठीक है। अगर आपके पास टोटल 1 ग्राम है तो उसमें जो 30% वेट होगा वो वाटर का होता है या बाउंड वाटर का होता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है बाउंड वाटर का कि ये एक तो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। अब स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज इस तरह से करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो अमीनो एसिड्स हैं दे वुड बी ऑन द सरफेस में, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, तो वो सरफेस ऑफ द प्रोटीन होंगे। और जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जो इनर कोर है वहां पे अपने आप को ओरिएंट करें। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन आ जाती है प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। और साथ ही में वाटर जो है वो कुशनिंग प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही साथ में जो एग्रीगेट फॉर्मेशन होती है या प्रेसिपिटेशन होती है उसको डिस्करेज कर रहा होता है कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं एक दूसरे के साथ आके एग्रीगेट बना सकते हैं या प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वाटर जो है वो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन करवाता है, कि जो सलूट है उसका सॉल्वेंट के साथ ऐसा इंटरेक्शन कि सलूट जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद हो सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, कि आपके पास जो आयंस हैं या जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक दूसरे के साथ मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है या कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या रिजल्ट होता है कि आपके पास जो सलूट है वो सोल्यूशन फॉर्म में रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है वाटर की एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। उसके अलावा वाटर की अगर हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट की ही बात करें तो जो वाटर की पोलैरिटी है दैट इज मेजर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और वाटर के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लिक्विड्स के लिए हाईएस्ट नोन है 78.4। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मुराद ये है कि किसी भी एक सोल्यूशन या किसी भी एक सब्सटेंस की ये एबिलिटी कि वो दूसरे जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिसोसिएट कर सके लेकिन अपने आप का जो चार्ज है उसको वो रिटेन करे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अपने चार्ज को रिटेन करते हुए, retain own charge but doesn't let
any of the charge molecules to retain their charge, ठीक है, खुद अपना चार्ज तो रिटेन करे लेकिन जो दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिटेन ना करना दे अपना चार्ज, तो इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ये प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, तो जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ अपने आप को इस तरह से एसोसिएट करते हैं कि सोडियम का जो सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम का जो पॉजिटिव जो आयन होता है उसके अगेंस्ट अपने आप को ओरिएंट इस तरह से करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम की तरफ, और जो क्लोराइड है उसके अगेंस्ट अपना पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को ओरिएंट कर देते हैं। इस तरह से वाटर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के सोडियम क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर जो है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट बन जाता है चार्ज आयन या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। कि और आपने ये भी याद रखना है कि बहुत सारे जो प्लांट्स के जो सोल्यूट्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एब्जॉर्ब करना है तो वो Na+ फॉर्म में होगा, Na+ फॉर्म में। कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है प्लांट ने तो वो कैल्शियम आयन की फॉर्म में होता है। पोटाशियम एब्जॉर्ब करना है तो वो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है कि नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, नाइट्रेट सॉरी उसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। सल्फर जो है वो सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये सारे चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। फॉस्फेट्स, जिस तरह सारे के सारे जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं और फिर आसानी से वाटर जो है वो उनको डिजॉल्व फॉर्म में प्लांट को दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लिपिड बायलेयर होती है उससे चार्ज सॉल्यूट क्यों नहीं जा सकते, तो उसकी रीज़न ये है कि उसके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लो होता है। जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लिपिड बायलेयर होती है उसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लो होता है। जब लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास, लेट मी रिमूव दिस थिंग, तो दिस मीन्स कि जो आपके पास लिपिड बायलेयर है वो इंट्रोड्यूस होने वाले जो चार्ज सॉल्यूट्स हैं उनको डिसोसिएट नहीं कर पाती, और जब वो डिसोसिएट नहीं कर पाती तो वो फिर अपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आप कह सकते हैं जो रिपल्शन है उसकी वजह से चार्ज सॉल्यूट्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। नेक्स्ट इज जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वाटर की जो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वाटर इज लिक्विड ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो लिक्विड जो वाटर है वो इस वजह से है बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल प्रॉपर्टीज। अगर हम जनरल देखें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a liquid into gas, and melting point the temperature that is convert a solid into liquid, तो ये जनरली जो है वो रिलेटेड होते हैं मॉलिक्यूलर साइज के साथ कि जितना छोटा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स की स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और छोटे मॉलिक्यूल्स की जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो वाटर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द साइज अलोन, ठीक है, एट द टेम्परेचर दैट आर इनकाउंटेड ऑन अर्थ। जितने भी जो टेम्परेचर्स हैं उनको रिलेट करेगा हम वाटर के साइज के साथ, तो वाटर जो है वो एग्जिस्ट करेगा इन वेपर स्टेट, क्योंकि वाटर का साइज भी बहुत छोटा है तो जो टेम्परेचर्स हैं वो समवट हाई हैं एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द वाटर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टेबल में डिस्कस करें तो आप देख लो कि वाटर जिसका मोलर मास है 18, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और समवट सेम साइज का अमोनिया का मॉलिक्यूल है मोलर मास जिसका 17 होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इज वे स्मॉलर देन वाटर, यानी कि -77 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इज द केस फॉर मीथेन, 16 मोलर मास और मेल्टिंग पॉइंट -182 और बॉइलिंग पॉइंट -164। तो ये जो हैं देखें अब वेपर्स फेज में या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब वाटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हायर है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि जो सेम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमोनिया है या मीथेन है, एंड दिस इज बिकॉज कि वाटर जो है इट इज
link with other water molecules by a comparatively stronger force that is termed as hydrogen bonding. तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है स्टेट्स को चेंज करने के लिए, जबकि जो डिफरेंट मालिक्यूल्स जैसा से अमोनिया है, मीथेन है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू, जो जिसकी वजह से इनको लो टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है स्टेट्स को चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे मीथानोल का फार्मूला लिखा है CH3OH, जिसके अंदर हमने मीथेन के अंदर ही सिर्फ हमने ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या करता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समवट वाटर के क्लोज लेके जा रहा है। -94 इज समवट क्लोजर टू 0, ठीक है, एंड माइनस जो 65 है वो समवट 100 के क्लोज है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया है कि ऑक्सीजन जो है वो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जब पोलैरिटी आएगी तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है स्पेसिफिक हीट या थर्मल कैपेसिटी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आप लेते हो, उसका टेम्परेचर जो है वो 1 ग्राम आप राइज करते हो, तो इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट या थर्मल कैपेसिटी। वाटर हैज द सेकंड हाईएस्ट थर्मल कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट दैट इज 4.184 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 1 कैलोरी के इक्वल भी लेते हैं। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट है वो लिक्विड अमोनिया की है। तो अगर हम बात करें कि लिक्विड अमोनिया की क्यों स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो उसकी हम आगे जो है वो स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वाटर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है थर्मल कंडक्टिविटी की। अब थर्मल कंडक्टिविटी से मुराद ये है या फिर हम पहले वो डिस्कस कर भी लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वाटर अमोनिया के जो 6 हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस बनाई हैं। ठीक है, अब ये जो 6 ओरिएंटेशंस हैं इनसे मुराद ये है कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंटली जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं या ओरिएंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी जगह पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, किसी जगह पे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से जितने ज़्यादा जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं और जितना स्मॉलर साइज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि स्मॉलर साइज जो है वो मोड टाइटली पैक होंगे और ज़्यादा जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं तो हर एक मोड जो है वो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाता है। तो इस वजह से हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जबकि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 मोड्स होते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और थर्ड जो होगा वो बेंडिंग होती है। तो 3 वाइब्रेशनल मोड्स हैं और वाटर का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो समवट थोड़ा सा ज़्यादा है अमोनिया से। ठीक है, लेकिन 3 मोड्स की वजह से वाटर जो है वो थोड़ी सी कम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है तो अपने आप को टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। अब हम दोबारा उसी स्लाइड की तरफ हैं। तो स्पेसिफिक हीट या थर्मल कैपेसिटी के बाद एक और बात आती है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से मुराद है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो जो हीट है उसको अपने जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उससे दूर जो है उसको कंडक्ट करता है, इसको कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक कोई भी वाटर बॉडी है, तो जैसे यहाँ पर मैं हीट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आग के थ्रू, तो वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इधर के वाटर मालिक्यूल्स को गर्म नहीं कर रहा होता, वो रेडिएट करता है पूरी वाटर बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है। ठीक है, इसको कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो वाटर का जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है वो इसके ऑर्डर स्ट्रक्चर की वजह से है। ठीक है, ऑर्डर स्ट्रक्चर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वाटर एक जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इस तरह से हमारे पास एक टेट्राहेड्रल सिमेट्री आती है जो कि पूरे के पूरे वाटर के अंदर जो है वो समवट होती है। ये लिक्विड में तो कम होती है लेकिन जो सॉलिड है उसके अंदर ज़्यादा होती है, आइस के अंदर इस तरह की जो सिमेट्री है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट या हाई स्पेसिफिक हीट और हाई थर्मल कंडक्टिविटी का जो कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि वाटर की जो है एक प्रॉपर्टी है कि वो उसकी हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है प्लांट्स के लिए। इससे मुराद ये है
कि वाटर जो है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एक बॉडी के अंदर विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से है और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब प्लांट्स में इसका क्या यूज़ है कि जो लोकल ओवर हीटिंग है कि एक लोकलाइज्ड किसी एक प्लांट सेल के किसी एक जगह के ऊपर जो है वो ओवर हीटिंग नहीं होती। ठीक है, तो पानी क्या करता है कि वो उस हीट को डिसिपेट कर देता है थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ में हीट जो है वो उसका एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स और सेल एंड एनवायरनमेंट। तो इस वजह से वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबिलिटी रखता है कि एब्जॉर्ब भी करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को विदाउट इंक्रीज इन एविडेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम जाते हैं अबाउट नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टी दैट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज टर्म्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। और ये भी वाटर के लिए सेकंड हाईएस्ट है, 335 जूल पर ग्राम। अगर हम मोल्स में लें तो 6.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 335 जूल पर ग्राम मल्टीप्लाई बाय 18 तो ये हमारे पास 6.0 किलो जूल पर मोल जो है वो वैल्यू आ जाती है। और हाई हीट ऑफ फ्यूजन किस वजह से है कि जो हमारे पास वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फॉर एग्जांपल जिसका मैंने आपको बताया कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा वाटर का एक एनॉमलस बिहेवियर है। ठीक है, एक अनयूजुअल बिहेवियर है वाटर का जिसको हम कहते हैं कि वाटर के पास हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 4 से नीचे जो वाटर की डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो एक्सपेंड करता है 9% ऑन फ्रीजिंग। अब क्या होता है कि जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होता है तो वाटर फ्रीज करने लग जाता है। तो वाटर जब फ्रीज कर रहा होता है तो मैंने आपको बताया कि वाटर एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर लेता है। वो जो टेट्राहेड्रल सिमेट्री है कुछ इस तरह की, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं, ये तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड है, ये जो है ये इधर चौथे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड है और इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रल सिमेट्री आ जाती है। 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल एक लिंक है तो एक टेट्राहेड्रल सिमेट्री है जो पूरे के पूरे वाटर जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर मौजूद होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो एक हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाटर जो है वो अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, वाटर एक्सपेंड कर जाता है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो हमें पता ही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैस सेम रहेगा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो इससे मुराद है डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आइस है वो फ्लोट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइस की जो लेयर है ये फ्लोट कर रही है अपॉन द वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आइस है ये इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। जो नेगेटिव टेम्परेचर का इम्पैक्ट है वो जो वाटर बॉडी है अंडरलाइंग द आइस उसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है, जिसकी वजह से जो नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है जिसमें प्लांट्स हैं और डिफरेंट फिशेज हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं जी। उसके बाद है एक और थर्मल प्रॉपर्टी दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल एनी ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। ठीक है, कि लिक्विड टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। वाटर के लिए भी ये हाईएस्ट है 44 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि जब वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है। जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी तो सराउंडिंग के ऊपर इसका कौन सा इम्पैक्ट होगा? कूलिंग इफेक्ट होता है इवेपोरेशन का या फिर ट्रांसपायरेशन का। अब इसका यूज़ क्या है कि जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो प्लांट जो कि लाइफ अपनी गुजारते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है, जिनको हम मीजोफाइट्स भी कह सकते हैं, तो वो अपनी जो लाइफ लैंड के ऊपर गुजार रहे होते हैं तो उनके अंदर वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन होती है।
इंटेंस सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तो वाटर इनके अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब बहुत ज़्यादा इंटेंस सनलाइट होती है तो ज़्यादा एवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब जो एनर्जेटिक वाटर मालिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये वाटर एक मालिक्यूल जब जा रहा है, एनर्जेटिक वाटर मालिक्यूल जब जाते हैं तो उन पीछे कौन से मालिक्यूल्स को छोड़ के जाते हैं, जो लो एनर्जी वाले होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद है जी कोहेजन की एक प्रॉपर्टी। कोहेजन से मुराद है जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम मालिक्यूल्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं कोहेजन। तो वाटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको हम कोहेजन का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो कोहेजन की वजह से वो अपवर्ड पुल हो रहे होते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट हाइट्स, और वो लीफ के लेवल तक फिर जाते हैं। ठीक है, और इसी में ही जो कोहेजन का एक कॉन्सिक्वेंस है वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब सरफेस टेंशन से क्या मुराद है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि आपकी जो वाटर की जो सरफेस होती है वो अंडर टेंशन होती है। ठीक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस मौजूद हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल एक, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये जो तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो सरफेस पे मौजूद हैं, इनको एक इनवर्ट पुलिंग फोर्स लग रही है जो मीडियम के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स इंटीरियर ऑफ द मीडियम मौजूद हैं। ठीक है, तो वो उसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एक टेंजेंशियल फोर्स जो है वो पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर लग रही है पैरेलल टू द सरफेस, जिसकी वजह से वाटर की जो लेयर है, जो कि आप कह सकते हो वाटर एयर इंटरफेस पे जो वाटर की लेयर मौजूद है, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन के तौर के ऊपर एक्ट करती है। अब जब वो इलास्टिक मेम्ब्रेन के तौर के ऊपर एक्ट करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, कि वाटर जो है वो एक मिनिमम पॉसिबल एरिया के अंदर अपने आप को कंट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वाटर जो है वो एक स्फेरिकल शेप में वाटर ड्रॉपलेट होता है। उसके अलावा जो आपने देखा होगा, अगर आप वो एक जो पेपर क्लिप है उसको वाटर की सरफेस के ऊपर फेंको तो इस सरफेस टेंशन की वजह से वो वाटर के अंदर फ्लोट या वाटर के अंदर सिंक नहीं होता। जो इंसेक्ट्स हैं, जिस तरह से वाटर स्ट्राइडर है, वो वाटर के ऊपर जो है वो ग्लाइड कर पाता है इस सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, दोनों के बारे में। उसके बाद एक और कोहेजन की जो कॉन्सिक्वेंस है वो है वाटर की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ से मुराद है कि कोई भी एक चैनल या कोई भी एक कॉलम जो एक मैक्सिमम टेंशन को जो सस्टेन कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग या वेल स्टैंड कर सकता है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वाटर की अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर आपके एविटेशन वहाँ पे मौजूद ना हो तो वाटर का जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो कि मेटल्स के साथ कंपेरेबल है, तो इसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड पुल हो सकता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट्स के अंदर, ये एक प्लांट है, उसके अंदर अगर हम ये वाटर का एक चैनल लें तो दोनों तरफ से पुल, अपवर्ड पुल लग रहा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर जो है वो एक कंटिन्यूस चैनल बनाता है, ब्रेक नहीं करता। ये कहलाई जाती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद है वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी एडहेजन। ठीक है, एडहेजन से मुराद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर एंड द सेलुलोज ऑफ द जाइलम। ठीक है, जिसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी डिवाइस किया था, उसका लिंक मैं आपको लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपने देख लेना है उस वीडियो को जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है कैपिलरी एक्शन को भी और उसके कॉन्सिक्वेंस को भी कि किस तरह से वाटर जो है वो राइज करता है नैरो ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, तो एडेजन का जो आउटकम ये है कि जब आपके पास नैरो चैनल्स होते हैं तो एडेजन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर राइज कर जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस राइज कर जाता है। जितना नैरो चैनल होगा उतना जल्दी या उतना ज़्यादा वाटर राइज करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी राइज। तो एडेजन, कोहेजन और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हैं, इनका जो कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि वाटर जो है नैरो चैनल्स के अंदर राइज कर जाता है, जिस तरह से जाइलम की वेसल्स हैं, और इस तरह से वाटर का एक कंटिन्यूस चैनल बनता है और वाटर जो आपके जो हाइट के ऊपर जो प्लांट पार्ट्स हैं वहाँ तक जा रहा होता है। तो दीज आर द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।